डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में हम लोकतंत्र का अध्ययन कर रहे थे। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया। पिछली क्लास में हमने लोकतंत्र के समाजवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया, जिसमें समाजवादियों ने लोकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई। संविधान की सर्वोच्चता हो, विधि का शासन हो, शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन हो और एक ही सरकार के भी विभिन्न अंगों में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का अस्तित्व हो, जनमत निर्माण के साधनों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका, इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादकों ने कहा। अब इन्होंने आगे ये सिद्धांत आर्थिक समानता के लिए भी कुछ आवश्यक शर्तें या जरूरी बातें मानता है, जो इस प्रकार से है। आर्थिक विषमता के अंतराल को यथासंभव कम करना, क्योंकि तराजू लेकर सभी की संपत्ति को बराबर हिस्सों में नहीं तोला जा सकता या आर्थिक समानता पूर्ण रूप में समाज में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त योग्यता और सामर्थ्य के जो व्यक्ति में अंतर या अंतराल है, उसके आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति में भी अंतर होना स्वाभाविक है। लेकिन इन समाजवादी लोकतंत्र के प्रतिपादकों का कहना है कि आर्थिक समानता में ऐसी स्थिति नहीं हो कि कुछ लोगों के पास इतना अधिक धन केंद्रित हो वो दूसरों के जीवन को उस धन बल के आधार पर खरीद सके, या उनका सोसाइटी में इस तरह से विशेषाधिकार निर्मित हो जाए कि दूसरे लोग उनके यहाँ गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाएं। तो यथासंभव आर्थिक विषमता के अंतराल को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विषमता के कारण समाज में हमेशा दो वर्ग बने रहते हैं और दोनों वर्गों में एक दूसरे के प्रति घृणा और विद्वेष की स्थिति बनी रहती है। तो इनका कहना है न्यूनतम आवश्यकताएं सभी लोगों की पूर्ण होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं से पूर्व किसी के पास बहुत अधिक केंद्रित नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं सभी को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन हो। आर्थिक सुरक्षा से आश्वासन व्यक्ति को सुबह शाम जो उसकी बेसिक नीड है, भोजन की, रोटी कपड़ा और मकान की, उस नीड में किसी भी प्रकार की कमी उसको कभी महसूस नहीं हो। एटलीस्ट व्यक्ति को न्यूनतम जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको दोनों टाइम की रोटी चाहिए, उसको बिस्तर और उसको धूप छांव बारिश से बचाने के लिए जो एक मकान है, वो न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। व्यक्ति यदि सक्षम नहीं है तो सरकार के द्वारा विशेष रियायत, विशेष सुविधा के द्वारा उसे उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसी तरह काम के अधिकार पर बल, काम के अधिकार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी विचार विमर्श किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोगों के पास सामर्थ्य होने के बावजूद उनको काम के अवसर नहीं मिलते और ऐसे में वो अपनी आजीविका अर्जन नहीं कर पाते। तो लोकतांत्रिक समाजवादी जो प्रतिपादक हैं, उन्होंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा उनको एश्योर किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति में योग्यता है उसके अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। और बहुत सारे देशों में, समाजवादी देशों में, जिस तरह से हमारे 7 मूल अधिकार संविधान में निर्धारित किए, उसके बाद अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया। काम के अधिकार साम्यवादी देशों में दिए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार है योग्यता के बावजूद तो उसका दोष नहीं है। सरकार को, राज्य को उसके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी को समान रूप से आर्थिक विकास के अवसर, चाहे सरकारी नौकरियां हो या अन्य पद, व्यक्तियों को, नागरिकों को योग्यता के अनुसार सारे पदों पर अपनी योग्यता आजमाने की को अवसर इनको दिए जाने चाहिए। जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक बनने की जो पात्रता यदि किसी व्यक्ति में है तो वो उसके अनुसार पद उसे मिलना चाहिए। तो योग्यता के आधार पर सभी पदों पर भर्ती या नियुक्ति होनी चाहिए। इसी तरह
सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो हमने आर्थिक सुरक्षा के आश्वासन वाले बिंदु में देख लिया। निर्धन वर्ग के कल्याण पर विशेष बल। हमेशा ये जिक्र आता है कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार उसे मिलना चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति की आवश्यकता होती है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है। जैसे व्यक्ति अंग भंग हो सकता है, वृद्धावस्था हो सकती है, या कुछ और किसी कारण से बीमारी वश व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे भी व्यक्तियों को बिल्कुल बेसहारा मरने के लिए डार्विन के सिद्धांत के अनुसार नहीं छोड़ा जा सकता, जो अपना संघर्ष करने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। इसी तरह योग्यतानुसार और आवश्यकतानुसार का सिद्धांत, आवश्यकतानुसार सभी को प्राप्त होना चाहिए और योग्यतानुसार उनसे काम लिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण पर बल, क्योंकि केंद्रीकरण किसी भी फील्ड में उचित नहीं है, चाहे वो राजनीतिक शक्ति हो या आर्थिक संसाधन हो। आर्थिक संसाधनों का भी विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वे केंद्रित हो जाते हैं तो बहुत लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। बहुत से लोगों को मजबूरी का जीवन जीने के लिए विवश कर देते हैं। सुनियोजित विकास पर बल, क्योंकि राज्य को या सरकार को एक निश्चित योजना बनाकर विकास के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जा सकती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक किसी भी जाति, वर्ग, रंग, धर्म का हो, उसके अनुसार उसमें विशेष विकास की वो अवसर या विकास की योजनाएं निर्धारित की जानी चाहिए। तो ये लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण हैं जिनका हमने अध्ययन कर लिया। और अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, क्योंकि एक पूरा जीवन दर्शन है। ये एक सामाजिक जीवन जीने का ढंग है, एक आर्थिक दर्शन भी है। तो ऐसे विशेष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से आज भी विश्व में अधिकांश देशों में इस प्रणाली को अपनाया हुआ है, और जिन देशों ने इसे नहीं अपनाया वो भी इसके गुणगान करते नहीं थकते। तो कहीं न कहीं इसके गुणों में बहुत अधिक दम है। तो अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण। इसके गुणों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 15-16 इसके पॉइंट है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। इसका सार जो है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, क्योंकि एक चीज़ कॉमन है इसमें, जो है जनता। यदि जनता शब्द इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आकर्षण केंद्र है या इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि जनता के हाथ में जो सुप्रीम पावर है राज्य की, वो जनता के हाथ में है, और जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर, चुनाव की इस पद्धति द्वारा वो सरकार को एक निश्चित पीरियड के लिए अपने संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करने के लिए सौंपती है। और यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती है, जनहित के अनुसार यदि वो कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे अगले चुनाव में अपने इस राइट टू वोट के माध्यम से परिवर्तित कर देती है। तो अल्टीमेटली जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो इसमें कमियां हो सकता कुछ हो, लेकिन इसमें गुण बहुत अधिक ज़्यादा हैं। अब हम एक एक बिंदुवार इसका अध्ययन करेंगे। इसके गुणों में प्रथम लिया जा सकता है जनता के विवेक में विश्वास। जिस तरह से अधिनायकवादी शासनों में माना जाता है कि आम व्यक्ति में शासन करने लायक या शासन पर नियंत्रण बनाए रखने लायक विवेक नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र ये मानकर चलता है कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति बुद्धिजीवी है, वो अपने लिए राज्य और सरकार की जो व्यवस्थाएं उसने स्वयं ने बनाई है तो उनकी वैल्यू वो समझता है। और जब उसे ये फील होता है कि ये मेरा अपना देश और मेरा अपना शासन है, तो व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करता रहता है। कुशल प्रशासन, क्योंकि जब व्यक्ति को, नागरिकों में ये भावना है कि उसी के लिए उसके द्वारा शासन किया जा रहा है, जहां उसका मैं शामिल है कि ये मेरा देश, ये मेरा शासन है, तो उस शासन और प्रशासन में कोई कमियां नहीं रहेगी, बल्कि
जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब मिलकर एक अच्छा शासन चलाने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक हित में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार को पता है जनता ने उसे निश्चित समय के लिए ये सॉवरेंटी या सर्वोच्च शक्ति यूज करने के लिए दी है, तो सरकार जनता के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं कर सकती। इसलिए सार्वजनिक हित में वृद्धि, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, क्योंकि जनता को शासन प्रशासन की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनना पड़ता है। जनता मतदान के अधिकार से लेकर और सरकार के निर्माण तक सभी चीज़ों में पूरी तरह से रुचि लेती है और इन कार्यों से जनता को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। उसका राजनीतिक प्रशिक्षण इन चीज़ों के माध्यम से होता है। उसे यह समझ में आता है कि ये राइट टू वोट क्या है, इस वोट की वैल्यू क्या है, उसके और सरकार के क्या संबंध हैं, सरकार की उसके प्रति क्या जिम्मेदारी है और नागरिकों की सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो इन चीज़ों का व्यक्तियों में जो भाव उत्पन्न होता है वही भाव लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करता है। इसी तरह नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा हर एक व्यक्ति जब ये मान के चलता है कि मेरा शासन है, तो उसके विवेक के अनुसार वो राज्य को जब अपना समझेगा, अपने राज्य के लिए वो संपूर्ण रूप में एक नागरिक के कर्तव्यों का पालन करता है, क्योंकि उसे लगता है जिस प्रकार मेरा घर है, घर की किसी चीज़ को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह ये राष्ट्र मेरा है, इसके प्रति मुझे कभी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। तो ये नैतिकता उसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप में उत्पन्न हो जाती है। देशभक्ति की शिक्षा, क्योंकि इस शासन में व्यक्ति में देशभक्ति की भावना भी रहती है। व्यक्ति को ये प्रत्यक्ष रूप में फील होता रहता है, क्योंकि जनता और सरकार का जो संपर्क है वो आपस में निरंतर बना रहता है। जबकि अधिनायकवादी तानाशाही शासनों में जनता और सरकार के बीच एक बहुत बड़ा गैप रहता है, उसमें जनता अपनी भावनाओं से सरकार को अवगत नहीं करा पाती है। तो उस दूरी के कारण लोगों में देश के प्रति भी कई बार भावना कम हो जाती है। ये बात अलग है कि तानाशाही शासनों में जनता को डरा धमका कर भय के आधार पर एक किया जाता है, लेकिन इसमें स्वाभाविक रूप से लोग देश के प्रति जुड़ जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि वो अपने देश से प्रेम करते हैं। उनके देश प्रेम का जो वैल्यू है इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, और जब देश से प्रेम करेंगे तो उसके प्रति भक्ति भाव, उसको बचाने की भावना उसमें स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी। क्रांति से सुरक्षा, क्रांति की आवश्यकता नागरिकों को, जन समुदाय को तब पड़ती है जनता जब उनके हितों के अनुसार कार्य नहीं करती हो। लोकतंत्र में कई बार जनता के द्वारा गलत चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी जनता को किसी भी प्रकार के आंदोलन और क्रांति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास वो चाबी है, वो अगले चुनावों में उस सरकार को पराजित कर देगी और किसी अन्य सक्षम सरकार को उसका स्थान दे देगी। तो जनता को किसी प्रकार की क्रांति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। शेष इसके गुणों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।